वेलकम स्टूडेंट्स। डे 13 पे किरचॉफ लॉ पे हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और किरचॉफ लॉ को कैसे हम अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ से हम एक सिंपल सर्किट का रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, करंट वगैरह निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके लिए हमें किरचॉफ लॉ इस्तेमाल करना पड़ता है। एक सर्किट है जो दिया हुआ है, R1, R2, R3 रेजिस्टेंस है, E1, E2 EMF, करंट का डायरेक्शन भी दिया है। जनरली क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन दिया रहता है, नहीं तो बहुत सारे केसेज में आपको सोचकर करंट का डायरेक्शन भी बनाना पड़ता है। यहां पे I1, I2 और I3 करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। पहला स्टेप है करेक्ट इक्वेशन बनाना, और जब करेक्ट इक्वेशन बन गया तो उसे हम इक्वेशन को सोल्व करके हमें I1, I2, I3 जो भी निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हमें निकालना होता है। तो मैं इजी वे में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा पूरा फोकस ये रहेगा कि आप कैसे एक अच्छा इक्वेशन, एक इजी तरीके से एक इक्वेशन बना सके किरचॉफ लॉ का, जो आपको I1, I2, I3 निकालने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम इसको कई तरह से आप समझ सकते हैं। कई बुक में कई तरह से लिखा गया है और कई लोग कई तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अगर इस क्वेश्चन का इक्वेशन बनाता हूं तो सबसे पहले मैं यूज करता केसीएल। केसीएल का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ, जो पहला लॉ है किरचॉफ करंट लॉ। इसको हम एक और तरह से जानते हैं, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ सबसे पहले अब सोचकर कि हमें कहीं ना कहीं जंक्शन देखना पड़ता है। यहां जंक्शन दो जगह है, यहां पे एफ पे है और ई पे है, दो जगह। हमने एफ पे जंक्शन ले लिया, हमने यहां पे जंक्शन माना। क्या है जंक्शन लॉ? टोटल सम ऑफ अलजेब्रिक करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो। टोटल सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो। अगर करंट एक पॉइंट में मिलते हैं तो उनका हम अलजेब्रिक सम करते हैं, और वो अलजेब्रिक सम जीरो के बराबर होता है, वेक्टर सम नहीं करते हैं। अब देखिए, बहुत ही आसान लग रहा है। I1, I2, I3 ये तीन करंट है, ये तीनों एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, एक जंक्शन से जुड़े हुए हैं, एफ से। ये भी है कि करंट अगर जंक्शन के तरफ जाता है, लीडिंग टू द जंक्शन, तो करंट हमारा पॉजिटिव होता है। और करंट अगर लीव करता है जंक्शन को, जंक्शन से बाहर जाता है, तो करंट को हम निगेटिव लेते हैं। अब देखिए यहां पर जो एफ जंक्शन है, यहां पे I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है, बिल्कुल I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो हमने I1 को यहां पे पॉजिटिव ले लिया। ये देखिए I2 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, I2 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो हमने I2 को भी लिया, हमने यहां पर पॉजिटिव। लेकिन जो I3 है करंट, वो जंक्शन को छोड़ के जा रहा है, बाहर जा रहा है, अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो निगेटिव लेंगे। और क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ केसीएल, ये जीरो के बराबर होगा। और इस तरह से हमने इक्वेशन मिला हमको I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, और यहां पे हमने इक्वेशन 1 मान के खत्म कर दिया, छोड़ दिया। अब हम इस्तेमाल करेंगे जो सबसे अहम है, उसे हम कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है। समझ गए तो न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी। केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ। अब जरा गौर से देखिए, इसमें तीन लूप बन रहे हैं। एक लूप तो है ABEF है, दूसरा FECD है, और तीसरा बड़ा लूप है FECDA। थ्री लूप्स हैं, और हमें सिर्फ किसी भी दो लूप की जरूरत होती है। तो मैं यहां पर सिर्फ दो ही लूप कंसीडर कर रहा हूं।
और 2 ही लूप बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले हमने कंसीडर किया लूप ए बी ई एफ ए। अब किरचॉफ हम लूप लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने लिया कि लूप ए बी ई एफ और ए पे जाके क्लोज हो गया। अब यहां पे हमें एक करंट एज्यूम करना पड़ता है, इसे बोलते हैं सेंस ऑफ करंट या एज्यूम करंट। इस करंट से हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, सिर्फ हमें एक अपना करंट हमें एज्यूम करना है। जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमें कैसे एज्यूम करना चाहिए। मैं यहां पर जो हम एज्यूम कर रहे हैं ए बी एफ ए में, इसका नाम हमने 1 भी डाल दिया। यहां पे 1 भी समझना आसान हो गया, लूप 1 है ए बी ई एफ ए लूप 1। यहां पे हमने करंट को कंसीडर किया एंटी क्लॉकवाइज। हमें इस करंट से मतलब नहीं है, हमने जो एज्यूम किया जिसे बोलते हैं सेंस ऑफ करंट, उसे क्या कहते हैं? सेंस ऑफ करंट। सेंस ऑफ करंट और एज्यूम करंट, जो हमने करंट एज्यूम करंट किया, एज्यूम करंट। अब जरा देखिए, इस करंट को भूल जाइए। अगर सेंस ऑफ करंट सेल के पॉजिटिव को लीव करता है, सेल को पॉजिटिव को लीव करता है, मतलब क्लियर है कि निगेटिव में एंट्री करता है और पॉजिटिव से बाहर निकल जाता है। याद रखिएगा, अगर सेंस ऑफ करंट निगेटिव में एंट्री करता है और पॉजिटिव से बाहर निकल जाता है तो हमारा ईएमएफ पॉजिटिव होता है। और अगर सेंस ऑफ करंट पॉजिटिव में एंट्री मारता है, पॉजिटिव से एंटर करता है और निगेटिव से बाहर निकल जाता है तो उस केस में ईएमएफ हमारा निगेटिव होता है। अब जरा देखते हैं कि लूप ए बी ई एफ ए में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमारा सेंस ऑफ करंट किस सेल को पॉजिटिव बनाता है और किसको निगेटिव बनाता है। अब जरा देखिए, यहां पे एक बार घुमा दे इसको ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ करंट। अब ये जो सेंस ऑफ करंट है ऐसे जा रहा है लाइक दिस, और ये सेंस ऑफ करंट जो एंटी क्लॉकवाइज, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये सेल के निगेटिव में घुसा और पॉजिटिव से बाहर निकल गया तो यहां पे हमारा E1 हो गया पॉजिटिव। अब चलिए हम ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे। अब यहां पे निगेटिव पे एंट्री हो रहा है और पॉजिटिव से निकल रहा है, निगेटिव से एंट्री है और पॉजिटिव से निकल रहा है। इस केस में क्या होगा, हमारा ईएमएफ फिर पॉजिटिव हो गया तो दैट इज प्लस E2। गौर से देखिए, सेंस ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है, हमारा करंट ऐसे जा रहा, सेंस ऑफ करंट निगेटिव में घुसा पॉजिटिव से बाहर निकल गया, जो ने हम एज्यूम किया एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही जाएगा, ऐसे लगेगा एंटी क्लॉकवाइज बी से ए से एफ से ई से बी। तो निगेटिव में एंट्री किया और पॉजिटिव पे निकला तो E1 पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से सेंस ऑफ करंट घूमते हुए बी से ए आया, ए से एफ गया और एफ से आया इधर E2 में, तो E2 के निगेटिव में घुसा पॉजिटिव से बाहर निकल गया, E1 प्लस E2 दोनों हमारे पॉजिटिव है। अब इक्वल टू करेंगे, वैसे भी आपको अच्छी तरह पता है कि V इक्वल टू IR होता है, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट चाहिए। अब यहां पे सुन लीजिए हम कैसे करते हैं IR के प्रोडक्ट को। अगर सेंस ऑफ करंट एंड एक्चुअल करंट अगर पैरेलल है तो I इंटू आर पॉजिटिव होगा। अगर सेंस ऑफ करंट एंड एक्चुअल करंट पैरेलल है तो हमारा I इंटू आर पॉजिटिव होगा, और अगर ये अपोजिट है ऐसे तो हमारा I इंटू आर निगेटिव होगा। अब जरा देखते हैं कि कैसे कौन पॉजिटिव होता है और कौन सा इसमें निगेटिव होता है। हमारा I1 भी
R1 में अगर देखा जाए ऐसे ही करंट तो जा रहा है, ऐसे ही तो सब जा रहा है। तो ये देखिए जो एक्चुअल करंट है R1 में वो कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, और एक्चुअल करंट R1 में एंटी क्लॉकवाइज है और हमारा सेंस ऑफ करंट वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है R1 में, एक्चुअल करंट भी और सेंस ऑफ करंट भी दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब पैरेलल है। तो यहां हमारा हो जाएगा I1 R1। अब जरा देखिए ये I1, ये अब देखिए R2, हमारा जो सेंस ऑफ करंट है R2 जो है क्लॉकवाइज ऐसे आ रहा है, R2 हमारा ऐसे आ रहा है, R2 जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट I2 हमारा ऐसे आ रहा है, देखिए इधर से, और हमारा जो सेंस ऑफ करंट है वो ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इधर से करंट हमारा क्या आ रहा है I2, जो ये हमारा ये डायरेक्शन है, और जो सेंस ऑफ करंट है वो R2 में ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच हमारा 180 डिग्री का है अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब R2 I2 के साथ नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस I2 एंड R2। अब इसे इक्वेशन करके यहां पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब एक और लूप लेना पड़ेगा, हम वो लूप लेते हैं, लूप E F D C E, E F E F D D C और E, हम ये लूप ले रहे हैं। इस लूप का नाम हमने 2 भी रखा, लूप 2 भी। अब अगर मैं यहां पर क्लॉकवाइज लूं तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज लूं तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा। लेकिन हम कुछ बताने के लिए कि हमारा ईएमएफ निगेटिव भी हो सकता है, मैं इसमें सेंस ऑफ करंट इसमें भी मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं। सेंस ऑफ करंट 2 में भी एंटी क्लॉकवाइज लिया हमने। अब लूप E F D C E में हम चलना शुरू कर रहे हैं, ऐसे देखिए, ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखिए हम जा रहे हैं इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुस रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव से घुस के निगेटिव से निकल रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव से घुस के निगेटिव में। इसका मतलब हमारा जो ईएमएफ है वो निगेटिव होगा, इसलिए कि बैटरी में हमारा जो एज्यूम करंट है, सेंस ऑफ करंट है, बैटरी के पॉजिटिव में घुसते हुए निगेटिव से निकल रहा, तो यहां हो जाएगा सीधे -E2 इक्वल टू। अब दूसरा IR निकालना है। अब जरा देखिए इस केस में, इसके लिए ये I2 का डायरेक्शन है और हमारा अभी जो जूम किया हमने सेंस ऑफ करंट वो हमारा ऐसे जा रहा है लाइक दिस, तो ये दोनों पैरेलल है, इसलिए I2 और R2 हमारा क्या होगा, यहां पॉजिटिव हो गया, I2 एंड R2। इधर से देखिए, इधर से जाते हुए यहां भी हमारा करंट ऐसे जा रहा है, एक्चुअल करंट ये है और सेंस ऑफ करंट ये है एंटी क्लॉकवाइज। यहां भी क्या होगा, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो यहां पे I3 R3 भी पॉजिटिव हो जाएगा, I3 एंड R3 इक्वेशन 2। अब जरा देखिए यहां पे 3 वेरिएबल्स हैं करंट के, I1 भी है, I2 भी है, I3 भी है। अगर 3 वेरिएबल्स हो तो हमें इस वेरिएबल्स को हमें 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना होगा। अब यहां पे देखिए I1 I2 I3, अब जहां पे I3 है वहां I3 को I1 I2 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हमने लिखा -E2 इक्वल टू I2 R2, अब प्लस I3 की जगह हमने लिखा I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 और ये हो गया हमारा R3, -E2 इक्वल टू I2 R2 प्लस I3 I1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I1 R3 अब प्लस ये I2 R3 हो जाएगा, I2 R3।
अब माइनस E2 इक्वल टू, हम I2 को एक जगह रखते हैं यहां पे, इस I2 को, इस I2 को, और I2 कॉमन ले लेते हैं, तो व्हाट वी गेट R2 प्लस R3, और यहां पे क्या हो जाएगा I2 R2 I1, और यहां हो जाएगा I1 R3। तो हमने क्या देखा, यहां पे करंट हमारा दो हो गया वेरिएबल I1 और I2। अब नेक्स्ट हम इसको लेते हैं, इस इक्वेशन को, इसका भी नाम हमने यहां पे 3 रख दिया, इक्वेशन 3। इस इक्वेशन को देखिए यहां पे, ये थोड़ा सा इसको ऊपर लिखता हूं इक्वेशन को, यहां पे लिखता हूं इक्वेशन। E1 प्लस E2 हम लिख देते हैं, I1 R1, यहां पे माइनस I2 R2, तो ऑलरेडी I2 R2 के फॉर्म में, तो हमें दोबारा लेने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी इज द फॉर्म ऑफ द दो वेरिएबल्स में, ऑलरेडी हमारे दो वेरिएबल्स में यहां पर है। अब यहां पे सवाल उठता है कि दो इक्वेशंस हो गए 1 और 3, दो ही करंट है I2 I1, यहां भी है I2 और I1। अब वैल्यूज दिए होंगे आपके एग्जाम में, सपोज करो दिया हुआ है, लेट दिया हुआ है R1 2 ओम, R2 3 ओम, R3 2 ओम, सपोज करो, अच्छा 4 ओम कर दो, 4 ओम। E1 9 वोल्ट, E2 6 वोल्ट, ये गिवन है सपोज करो। तो अब हमें सिर्फ इक्वेशन से है 3 से, और उससे हमें मतलब है, बाकी इक्वेशन को हम हटा देते हैं, और इक्वेशन इसको भी हमने खत्म कर दिया। दिस इज माइनस E2। अब E2 कितना है 6 वोल्ट, तो हमने लिख दिया यहां पे -6। I2 ही तो हमें निकालना है, R2 प्लस R3, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 I2 प्लस R3 कितना है यहां पे 4 ओम, तो 4 I1, 4 I1, ठीक है, -6 I2 तो हमने लिख दिया था, तो -6, तो ये -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 I2 और प्लस 4 I1, इक्वेशन हमारा और भी कर दिया, हमने इक्वेशन 4 कर दिया। अब इस इक्वेशन को देखिए, E1 प्लस E2, E1 कितना है 9 वोल्ट, E2 कितना है 6 वोल्ट, ठीक है, I1 रहने दीजिए, R1 कितना है, R1 2 ओम, तो 2 I1 प्लस, हियर प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस लेते हैं, I2 R2 कितना है 3, तो 3 I2, 9 6 15 इक्वल टू 2 I1 एंड माइनस 3 I2, ये इक्वेशन 5 हो गया। अब इस इक्वेशन तक हम पहुंच गए। अब देखते हैं इसे हम कैसे सोल्व करते हैं। इक्वेशन को हमने इन सबको मिटा दिया, फिनिश। हम कैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं देख लीजिए। यहां पे 7I2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहां पे I2 हमारा निगेटिव है, तो थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं? रीअरेंज का मतलब हम इसको हमने किया -6, इसको कर दिया 4I1 और प्लस 7I2, ये हमारा इक्वेशन बना। अब हमें क्योंकि I1 के साथ करना गेम खेलना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए कि 2I1 है, अब बस हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 इक्वल टू 4I1 एंड माइनस 2 3 जा 6I2। 2 से मल्टीप्लाई किया, 15 2 जा 30, 2 2 4I1 एंड 2 3 जा -6I2, और इस इक्वेशन को यहां पे लिखा -6
इक्वल टू 4i1 एंड प्लस 7i2। डेफिनेटली एक हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव और ये हमारा निगेटिव हो गया। थर्टी एंड प्लस 6 36 कैंसिल आउट। 7 माइनस 7 एंड माइनस 6 माइनस 13i2। i2 इज इक्वल टू 36 अपॉन 13, अब माइनस साइन के साथ। ये जो i2 करंट है वो कितना है? 36 माइनस 36 अपॉन 13। अब सवाल उठता है कि यह माइनस साइन माइनस करंट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर i2 36 माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो करंट का जो डायरेक्शन दिया हुआ है ओरिजिनल क्वेश्चन में, जो डायरेक्शन दिया हुआ ये डायरेक्शन नहीं होगा करंट का। आपको लिखना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, मतलब करंट का डायरेक्शन हमारा ये होगा, ये यहां पे। तो निगेटिव साइन शोज दैट करंट डजंट फ्लो फ्रॉम ई टू एफ। आपको लिखना पड़ेगा कि निगेटिव साइन शोज दैट करंट फ्लोज एफ टू ई। करंट I2 flows F to E, F to E। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। इस तरह से हम किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन को करेंगे। सबसे जो स्टार्टिंग में जो बताया वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपका क्या तरीका है सोल्व करने का। तो इसके बाद एक और हम लेक्चर लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पे, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके।